चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. हमने एनिमल किंगडम में देखा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो सारे फंक्शन होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इनको एक सिंगल सेल करता है ना. यूनिसेल्युलर में कितने सेल होंगे? एक सेल होगा. एक सेल होगा तो वही एक सेल सारे फंक्शन करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो. ठीक है. उसके बाद है इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप होंगे सेल्स के और वो अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. ठीक है. The body of a simple organism like Hydra is made of different type of cells and the number of cells in each type can be in thousands. अब जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में अलग अलग टाइप्स के सेल होंगे. क्यों? क्योंकि हाइड्रा क्या है, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर. तो हाइड्रा में क्या होंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे और जो नंबर होगा ना सेल्स का वो कितना हो सकता है? थाउजेंड्स तक जा सकता है. ठीक है. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ह्यूमन बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है अलग अलग फंक्शन करने के लिए. हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. अब मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में क्या होता है कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा. सिमिलर सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हो? टिश्यू. अलोंग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस. टिश्यू अलोंग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का मतलब क्या है? जैसे एक ये सेल है और एक ये सेल है तो इन दोनों के बीच का जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. वो करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म. तो अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो कौन कौन करेगा? पहला टिश्यू और दूसरा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. ठीक है. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलते हैं? तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे दो जने मिलके. पहला टिश्यू और दूसरा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. ठीक है. पहला क्या होगा? टिश्यू और दूसरा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. You may be surprised to know that the all complex animals consist of only 4 basic type of tissues. कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हो सबके अंदर कितने टाइप के टिश्यूज हैं? 4 टाइप के टिश्यूज हैं. ठीक है. सबके अंदर 4 टाइप के टिश्यू हैं और ये जो टिश्यू हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एंड पैटर्न में टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी. अब टिश्यू से ही मिलके क्या बनता है? ऑर्गन. तो ये जो टिश्यू है ना ये अलग अलग प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो तुम खुद सोच के बताओ मस्कुलर टिश्यू का प्रोपोर्शन हार्ट में ज्यादा होगा या किडनी में? हार्ट में. किस में ज्यादा होगा? हार्ट में. तो मतलब इन टिश्यूज का प्रोपोर्शन अलग अलग तरीके से कंबाइन होके ऑर्गन बना देता है. क्या बना देता है? ऑर्गन. यही 4 टिश्यू, 4 टाइप के जो टिश्यू पड़ेंगे यही मिलके अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑर्गन बना देंगे. ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट और किडनी होगी. When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form an organ system. अब ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. तो ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, कैसी इंटरेक्शन करके? या तो फिजिकल इंटरेक्शन हो या केमिकल इंटरेक्शन हो. केमिकल इंटरेक्शन किसके थ्रू होती है? हॉर्मोन्स के थ्रू. किसके थ्रू होगी? हॉर्मोन्स के थ्रू. तो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके जब 2 टाइप की इंटरेक्शन करे, पहली इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन, दूसरी इंटरेक्शन केमिकल इंटरेक्शन, जब वो ये 2 टाइप की इंटरेक्शन करेंगे तो ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम. क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब आगे इसमें. अब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. हमारी जो पूरी बॉडी है वो जिंदा कैसे है?
कि सारे जो सेल हैं, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, उन्होंने एक दूसरे में काम को बांट लिया है कि मेरा ये काम है और तेरा ये काम है, ठीक है। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया, मतलब काम का बंटवारा कर लिया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो ये थी कि ऑर्गन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन कैसे इंटरेक्शन करेंगे, फिजिकल और केमिकल, और ऑर्गन मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। यहां से अब मेन चैप्टर शुरू होता है। एनिमल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे जो इससे पहले हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें साइज और शेप क्या थी सेल्स की, अलग अलग थी ना। तो अलग अलग सेल की अलग अलग शेप होगी, क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो सेल की शेप डिपेंड करती है ऑन फंक्शन। किस पे डिपेंड करेगी, उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी सेल की शेप। देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसीलिए अब सेल की शेप अलग अलग है, तो जो सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे उनकी शेप भी अलग अलग होगी ना। जैसे ये एक टाइप के सेल है तो इन्होंने एक टिश्यू बनाया, दूसरे टाइप के सेल है तो इन्होंने अलग टिश्यू बनाया। सेल्स की शेप अलग, तो जो वो टिश्यू बनाएंगे उनकी शेप भी अलग होगी, ठीक है। तो हमने ऊपर भी देखा था कि टिश्यू कितने टाइप के एनिमल्स में, 4 टाइप के। अब पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। तो एनिमल्स में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू हमें मिलते हैं। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और फोर्थ न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। देखो, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एन एपिथेलियम। नॉर्मली हम एपिथेलियल टिश्यू को बोल देते हैं एपिथेलियम। क्या बोल देते हैं, अब मैंने तुम्हें बताया था ये सिंगुलर फॉर्म है, अगर इसी की प्लूरल फॉर्म होगी तो क्या बोलेंगे, एपिथेलिया, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम नॉर्मली बोल देते हैं एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, एपिथेलियम। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। अब एपिथेलियल टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होती है। क्या होती है, एक फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब जैसे ये सरफेस अगर मैं बताऊं तो इसकी जो आउटर सरफेस है क्या वो किसी से अटैच्ड है, बाहर की साइड से तो फ्री है ना। तो इसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू की क्या होगी, एक सरफेस फ्री होगी, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो तो अंदर अटैच्ड है ना, बाहर वाली सरफेस क्या है, फ्री है। तो एपिथेलियल टिश्यू की एक जो लेयर होगी वो क्या होगी, फ्री होगी। which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some parts of the body। अब देखो, ये जो फ्री सरफेस है, जैसे ये फ्री सरफेस ये एनवायरमेंट को फेस कर रही है या बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, एनवायरमेंट को फेस कर रही है। लेकिन मान लो मेरा जो हार्ट है, मान लो, ठीक है, हार्ट के अराउंड कोई भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और वो मेम्ब्रेन और किसी के कांटेक्ट में नहीं है, और किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो फ्री है। अब वो जो उसकी फ्री सरफेस है वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या एनवायरमेंट को फेस करेगी, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, है ना। और उसका काम क्या है, वो कवरिंग प्रोवाइड कर रही है या लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कवरिंग प्रोवाइड करना या लाइनिंग प्रोवाइड करना। और ये जो फ्री सरफेस है ये या तो फेस करेगी एनवायरमेंट को या फेस करेगी बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। काम क्या हो गया इस फ्री सरफेस का, कवरिंग प्रोवाइड करना या लाइनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड। अब एपिथेलियल टिश्यू है, नाम टिश्यू है, तो किससे मिलके बना होगा, सेल से। तो एपिथेलियल टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, एपिथेलियल सेल्स से। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना वो कंपैक्टली पैक्ड है। इंपॉर्टेंट है ये बात, कंपैक्टली पैक्ड मतलब उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, कंपैक्टली पैक्ड है। और इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होगा वो लिटिल होगा। अब बीच में स्पेस ही नहीं है, दो सेल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स कहाँ से होगा, है ना। तो बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत कम होगा। इंटरसेल्यूलर मतलब एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो इनके बीच का जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एपिथेलियल टिश्यू बना होगा एपिथेलियल सेल से, और एपिथेलियल सेल्स कंपैक्टली पैक्ड है और उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत कम है। उसके बाद अब एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला है सिंपल एपिथेलियम। पहला क्या है, सिंपल एपिथेलियम। एपिथेलियम क्यों लिखा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को ही हम बोल रहे हैं
एपिथेलियम। तो पहला है सिंपल एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड दो टाइप के हैं। अब सिंपल वाले में क्या होगा, देखो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम में क्या होगा, सेल्स की बस एक लेयर होगी। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की कितनी लेयर, एक लेयर होगी। ठीक है, एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। और अब अगर किसी में एक लेयर है सेल की, तो वो क्या किसी को कवर कर सकता है, वो कवर नहीं कर सकता, बस वो लाइनिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, लाइनिंग करना। किस किस को लाइन करेगा, पहला बॉडी कैविटीज, दूसरा डक्ट्स और तीसरा ट्यूब्स। ठीक है, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइन करके रखेगा कौन, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की कितनी लेयर है, एक लेयर है। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की दो या दो से ज्यादा लेयर होंगी। कौन से सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की। कौन से सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की दो या दो से ज्यादा लेयर होंगी। और इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं एज इट डज इन अवर स्किन। हमारी स्किन की भी जो ये लेयर है, ये भी क्या कर रही है, प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना। तो ये काम करेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग का। किसका काम करेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग का। क्यों, क्योंकि इसमें लेयर्स कितनी है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल में सेल्स की कितनी लेयर, सिंगल लेयर। ठीक है, काम क्या होगा, लाइनिंग। किस किस की लाइनिंग, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, सेल्स की दो या दो से ज्यादा लेयर होंगी और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसा कि हमारे स्किन के अंदर करता है। तो स्किन में अगर कोई पूछे कौन सा एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम। अब on the basis of structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. अब सेल्स में हो जाता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मतलब उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। तो सेल्स का स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई हुआ है, उस बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप का है। सिंपल एपिथेलियम भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको यूं बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा कौन सा है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो पहले देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स की कितनी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, क्योंकि सिंपल का टाइप है। तो सेल्स की कितनी लेयर, सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर है तो वो कैसी होगी, थिन होगी। कैसी होगी, थिन होगी। अब ये जो सेल्स होते हैं ना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में, ये फ्लैट होते हैं। कैसे सेल्स होंगे, फ्लैट सेल्स होंगे। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स फ्लैट होते हैं। ठीक है, और ये लेयर कैसी होगी, सिंगल और थिन होगी। ठीक है, और इन सेल्स की जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री इर्रेगुलर होगी। इन सेल्स की बाउंड्री कैसी होगी, इर्रेगुलर। देखो जैसे ये जो सेल है, तुम्हें ये सेल दिख रहे हैं, इनकी बाउंड्री क्या है, बिल्कुल सही से दिख रही है ना, पर इनकी बाउंड्री कैसी है, सेल्स की इर्रेगुलर है। ठीक है, लेयर कितनी दिख रही है, सिंगल लेयर। पतली है या मोटी है, पतली है। तो सिंगल लेयर होगी, थिन होगी और सेल्स की शेप क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। बाउंड्री इर्रेगुलर होगी पर शेप कैसी है, फ्लैट। शेप कैसी है, फ्लैट। ये हमने बात की किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब काम क्या है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, वो देखो। ये हमें मिलता है जो ब्लड वेसल्स है ना, उसकी वॉल में मिलेगा, ब्लड वेसल्स की वॉल में मिलेगा। और जो लंग्स है, लंग्स के एयर सैक्स में मिलता है। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या होगा, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। काम क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। क्या बनाना, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज होगा वहां से। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो 2 जगह पे प्रेजेंट है। पहला ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है ना, उनकी वॉल
की लाइनिंग में प्रेजेंट होगा और दूसरा लंग्स के एयर सैक्स में प्रेजेंट होगा। काम क्या है, क्या काम कराएंगे, ये डिफ्यूजन का काम कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी कितनी लेयर होंगी, सिंगल लेयर होगी, लेकिन सेल्स की शेप है क्यूब लाइक। क्यूबॉइडल है तो शेप कैसी होगी सेल्स की, क्यूब लाइक शेप होगी। अब ये मिलेगा कहाँ पे, देखो जहां मिलता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कौन सा किस में था। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ था, ब्लड वेसल्स की वॉल में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ग्लैंड्स की डक्ट में, कहाँ होगा, ग्लैंड्स की डक्ट में, और दूसरा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। किडनी के जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स में, जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल, इसी तरीके से किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। तो क्या बोला गया है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के भी कौन से पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब काम क्या क्या इसका, देखो ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो काम क्या होगा, सिक्रीशन। काम क्या होगा, सिक्रीशन। और दूसरा काम, अब नेफ्रॉन में प्रेजेंट है किडनी में, किडनी का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। किडनी का काम क्या है, अब्जॉर्प्शन। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका, अब्जॉर्प्शन। दूसरा काम क्या है, अब्जॉर्प्शन। अब जो एपिथेलियम होती है ना पीसीटी की, हमने ये देखा कि किडनी है, किडनी किससे बनी हुई है, नेफ्रॉन से। अब नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट कौन कौन से होते हैं, पीसीटी, डीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में। ठीक है, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ध्यान रखो कि किडनी के नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है वो क्या है, पीसीटी और डीसीटी। यहाँ सिर्फ किसकी बात की है, पीसीटी की। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है नेफ्रॉन के अंदर, उसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई। हमने क्या देखा कि चाहे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो चाहे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो, सिंपल है तो लेयर कैसी होगी, सिंगल। ठीक है, सिंपल स्क्वामस में लेयर्स की शेप कैसी थी, फ्लैट। लेयर कैसी थी, फ्लैट। ठीक है, और सेल्स की जो बाउंड्री थी वो थी इरेगुलर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स की वॉल और एयर सैक्स ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स। हाँ, दूसरा क्या था, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेयर तो यहाँ भी सिंगल होगी पर सेल्स की शेप कैसी होगी, क्यूब लाइक। सेल्स की शेप कैसी होगी, क्यूब लाइक। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में दो जगह प्रेजेंट है। पहला तो जो किडनी का नेफ्रॉन है उसके ट्यूबुलर पार्ट में, और दूसरा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में है तो पहला काम क्या हो गया, सिक्रीशन। पहला काम क्या हो गया, सिक्रीशन। किडनी में प्रेजेंट है तो दूसरा काम हो गया अब्जॉर्प्शन। काम याद हो गए दोनों। अब डक्ट की भी हमने कौन सी डक्ट की बात की है, पीसीटी की। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर लगे हुए हैं माइक्रोविलाई। क्या लगे हुए हैं, माइक्रोविलाई। जैसे मैंने तुम्हें विलाई का बताया था, विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो माइक्रोविलाई का काम भी क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है, तो क्वेश्चन यूं आएगा कि पीसीटी में माइक्रोविलाई कौन से एपिथेलियम पे है, क्यूबॉइडल पे। कौन से पे है, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। नेक्स्ट थर्ड एपिथेलियम कौन सा था, कोलमनार एपिथेलियम। अब कोलमनार एपिथेलियम में भी लेयर कैसी होगी, सिंगल। लेकिन यहाँ पे जो सेल होते हैं वो टॉल और सिलेंडर होते हैं। सेल कैसे होंगे, टॉल और सिलेंडर। टॉल मतलब लंबे और सिलेंडर मतलब पतले। ठीक है, तो सेल्स क्या कैसे यहाँ पे टॉल और सिलेंडर, पर लेयर यहाँ भी सिंगल है। अब जो न्यूक्लियाई होती है ना इन सेल्स की, वो बेस में लोकेटेड होगी। जैसे ये देखो, ये जो सेल तुम्हें दिख रहा है सी है ना, हाँ सी क्या है, कोलमनार। अब कोलमनार में जो ये पूरा सेल दिख रहा है तुम्हें, ये कैसा है, टोल है ना और सिलेंडर है, मतलब पतला है। इसका जो न्यूक्लियाई है वो लगभग कहाँ पे है, बेस में। न्यूक्लियाई कहाँ पे, लगभग बेस में। ठीक है, तो जो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम होती है उसमें लेयर तो सिंगल होगी पर सेल्स टॉल होंगे और
सिलेंडर होंगे और उनका जो न्यूक्लियाई होगा वो बेस में होगा। कहाँ होगा? बेस में। अब इसकी जो फ्री सरफेस होती है ना, उसकी फ्री सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे माइक्रोविलाई। इसकी फ्री सरफेस पे भी क्या होंगे? माइक्रोविलाई। तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या है? माइक्रोविलाई। ठीक है, न्यूक्लियस लगभग कहाँ दिख रहा है? बेस में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने नीचे। देखो, न्यूक्लियाई हो गया बेस में और फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। हाँ सॉरी क्या है यहाँ पे? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन। नीचे वाला फिर ये किसका दिया हुआ है? कोलमनार सेल्स बियर, कोलमनार के ही दिए हुए हैं दोनों। दोनों ही दिए। देखो, अब कोलमनार हमें मिलेगा कहाँ पे? स्टमक में और इंटेस्टाइन में मिलेगा। अब स्टमक में और इंटेस्टाइन में मिल रहा है तो काम क्या होगा इसका? सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। क्या होगा काम? सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। लोकेशन बताओ क्या होगी लास्ट वाले की, कोलमनार एपिथेलियम की? पहला स्टमक, दूसरा इंटेस्टाइन। काम क्या होगा? सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कहां पहुंच गया? देखो, if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. हमने ये देखा था कि जो सिंपल एपिथेलियम है उसकी एक सरफेस तो क्या होगी? एपिथेलियम की, कोई भी एपिथेलियम हो उसकी एक सरफेस क्या होती है? फ्री होती है। अब जो कोलमनार थे और जो क्यूबॉइडल सेल थे उनकी फ्री सरफेस पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उस एपिथेलियम को हम कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहेंगे? जैसे मान लो कोलमनार वाले की सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो उसका पूरा नाम होगा सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। क्या होगा पूरा नाम? सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि उसकी फ्री सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे? फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है सीलिया। क्या प्रेजेंट है? सीलिया। ठीक है, अगर क्यूबॉइडल की पे है तो सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. Sorry, देखो, अगर किसी पार्टिकल को या म्यूकस को, म्यूकस क्या होता है? जो स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है ना हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। अगर इस लेयर के ऊपर से हमें म्यूकस को इस डायरेक्शन में भेजना है तो उसमें कौन हेल्प करेंगे? सीलिया। म्यूकस को या किसी और फ्लूइड को अगर एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना है तो वो काम किसका है? सीलिया का। ठीक है, तो यही काम बताया हुआ है सीलिया का। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, चाहे वो कोलमनार हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, वो सिलिएटेड एपिथेलियम हमें होलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस में मिलते हैं। होलो का मतलब पता है तुम्हें? जैसे सिलेंडर पढ़ते हैं ना मैथ में, एक सॉलिड और एक होलो। जैसे तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, अगर वो अंदर से खाली है तो वो होलो है। वहीं अगर टेनिस बॉल है तुम्हारे पास तो वो कैसी होती है? सॉलिड। वो कैसी होती है? सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? होलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस। होलो ऑर्गन्स की कौन सी सरफेस? इनर सरफेस। उसके ऊपर प्रेजेंट होगा कौन सा एपिथेलियम? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, होलो ऑर्गन्स का एग्जांपल क्या क्या दिया? ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम है? सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट है सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर कोलमनार सेल या क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई हो गए हैं, स्पेशलाइज हो गए हैं सिक्रीशन के लिए, किसके लिए? सिक्रीशन के लिए, तो उस एपिथेलियम को हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? बोलो। जब कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल ही स्पेशलाइज हो जाए, किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। ठीक है, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या हो गया? अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो टाइप का है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स
जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड मल्टी सेल्यूलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो टाइप का है, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल्स का काम पता है तुम्हें? म्यूकस सिक्रीट करना। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। ठीक है, तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। अब गॉबलेट सेल्स मैंने कहा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये किसके लिए स्पेशलाइज हुए थे? सिक्रीशन के लिए। ठीक है, अब इनके अंदर होगा क्या? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होंगे। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? किसी और के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, अकेले प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा था एपिथेलियम? मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ तो सेल्स कैसे थे? आइसोलेटेड, लेकिन यहाँ सेल मिलेंगे क्लस्टर में, एक साथ मिलेंगे, गुच्छे में मिलेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा दो टाइप का, पहला यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एग्जाम्पल salivary gland. On the basis of the mode of pouring their secretions, glands are divided into two categories. अब किस तरीके से कहाँ पे अपने सिक्रीशन को पोर कर रहे हैं? पोर करना मतलब डालना, छोड़ के आना। ठीक है, कौन सा ग्लैंड अपना सिक्रीशन, जो चीज वो सिक्रीट करता है, वो कहाँ पे छोड़ के आ रहा है, कहाँ पे डाल रहा है उसको, उस बेसिस पे ग्लैंड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहले टाइप के ग्लैंड होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसे ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरे ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें सिक्रीट करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सिक्रीट करेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। These products are released through ducts or tubes. अब जो एक्सोक्राइन है ना, इनमें डक्ट प्रेजेंट होगी, एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होगी, पर एंडोक्राइन को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, मतलब जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो एक्सोक्राइन ने ये सारी चीजें सिक्रीट की, तो इन चीजों को वो रिलीज करेगा थ्रू डक्ट या ट्यूब। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स नहीं होती, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो सिर्फ एक चीज सिक्रीट करते हैं, और वो है हार्मोन्स। क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स है आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। अब जैसे यहाँ पे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, एंडो में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। एक्सो का मतलब है डक्ट, एंडो में डक्ट नहीं होगी। अगर कोई पूछे डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है, तो कौन सा होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ये ग्लैंड है, ये किसी न किसी फ्लूइड में पड़ा होगा हमारी बॉडी में, है ना। उस फ्लूइड को मान लो किसी हार्मोन की जरूरत है। ठीक है, अब इस ग्लैंड ने सिक्रीट किया एक हार्मोन, उस हार्मोन को वो डायरेक्टली अपने आसपास की फ्लूइड में डाल देगा, किसी भी डक्ट के थ्रू उसको बॉडी में नहीं भेजेगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ने क्या क्या सिक्रीट किया? पहला म्यूकस, दूसरा सलाइवा, तीसरा ईयरवैक्स, फोर्थ ऑयल, फिफ्थ मिल्क, नेक्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम और दूसरे सेल प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी जहां भी बॉडी में जरूरत होगी ये डक्ट के थ्रू वहां पे चले जाएंगे। तो डक्ट वाले ग्लैंड कौन से? एक्सो से याद रखो, एक्सो मतलब डक्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन डक्ट वाले, एंडोक्राइन डक्टलेस। हार्मोन कौन सिक्रेट करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एपिथेलियम हमारा दो टाइप का था, पहला था सिंपल एपिथेलियम, दूसरा था कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये सिंपल एपिथेलियम वाला कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम में एक लेयर थी या एक से ज्यादा थी? एक से ज्यादा। तो ये बना होगा एक से ज्यादा लेयर से, मतलब ये सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड? मल्टी लेयर्ड होगा, और इसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन में और अब्जॉर्प्शन में। अगर कोई भी चीज सिक्रीट करनी है या कोई भी चीज अब्सॉर्ब करनी है तो लेयर पतली होनी चाहिए या मोटी?
सिक्रीट या अब्सॉर्ब करने के लिए पतली होनी चाहिए लेयर, और पतली लेयर किसकी है? सिंपल एपिथेलियम की। तो सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में ज्यादा रोल सिंपल एपिथेलियम का है। कंपाउंड एपिथेलियम का सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में इतना ज्यादा रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेयर कैसी है? मल्टी लेयर्ड। कैसा है ये? मल्टी लेयर्ड है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो चीज मोटी होगी उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है प्रोटेक्शन देना। मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन ये देगा केमिकल स्ट्रेस से और मैकेनिकल स्ट्रेस से। मतलब सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में कंपाउंड एपिथेलियम का इतना रोल नहीं है। इसका ज्यादा रोल है प्रोटेक्शन देने में। ज्यादा रोल किसमें है? प्रोटेक्शन देने में। और प्रोटेक्शन भी किससे? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो जो हमारी स्किन है, मोइस्ट सरफेस है हमारी बक्कल कैविटी की, फेरिंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट्स, इनकी ड्राई सरफेस को कवर करके रखता है। इनकी ड्राई सरफेस को किस किस की सरफेस को? पहला बताओ। बक्कल कैविटी, दूसरा फेरिंक्स। बक्कल कैविटी है पहला। पहला क्या है? स्किन। दूसरा मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। स्किन, मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। दूसरा फेरिंक्स। तीसरा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रिएटिक डक्ट्स। ठीक है, ऊपर से चलना शुरू करो। पहला क्या है? स्किन। उसके बाद मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। तीसरा फेरिंक्स। नेक्स्ट इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पैनक्रिएटिक डक्ट। इनकी ड्राई सरफेस को कवर करके रखा है कौन सी एपिथेलियम ने? कंपाउंड एपिथेलियम में। सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में इतना रोल इसका नहीं है। मोटी है तो रोल किसमें होगा? प्रोटेक्शन में। ठीक है। All cells in epithelium are held together with little intercellular material. अब एपिथेलियम के जितने भी सेल्स हैं, जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, इस लेयर में सारे एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है। अब ये एपिथेलियम सेल इधर उधर ना भागे तो इनको इस एपिथेलियल टिश्यू के लेयर में इन सेल्स को पकड़ के कौन रखता है? इंटरसेल्युलर मटेरियल। कौन पकड़ के रखता है? अब तुम घर बना रहे हो, ठीक है, यूं की यूं ईंट लगा दोगे अगर पूरे घर में, तो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? तो वो है तुम्हारा इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। क्या है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इसको सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो सेल्स को तो जो पूरी एपिथेलियम लेयर है तुम्हारी, एपिथेलियम का एक और नाम क्या है? साफ। एपिथेलियम का नाम एक और क्या है? हाँ, शुरू में नहीं बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू को और क्या बोलते हैं? आ गया याद? एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल हैं उनको आपस में जोड़ के कौन रखेगा? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या मटेरियल। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between individual cells. जैसे दो इंडिविजुअल सेल है, एक सेल ये हो गया और दूसरा सेल ये हो गया, तो इन सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक कौन देगा? स्ट्रक्चरल लिंक मतलब स्ट्रक्चर वाइज ये सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, और फंक्शनल लिंक मतलब इसको अगर अपना मटेरियल दूसरे सेल में भेजना तो वो हो गया फंक्शनल लिंक। तो दो सेल के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक कौन बनाते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। कौन बनाते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। लगभग सारे एनिमल टिश्यू में ये जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, और तीन टाइप के सेल जंक्शन हमें मिलेंगे एपिथेलियम में और दूसरे टिश्यूज में। जो हमारा ये एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें तीन टाइप के जंक्शन है। कितने टाइप के जंक्शन है? तो अगर कोई पूछे कि क्या ये तीन टाइप के जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में? नहीं, अदर टिश्यूज भी लिखा हुआ है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अब ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन है तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। जंक्शन का काम क्या है कि इस सेल को इस सेल से स्ट्रक्चरली जोड़ के रखना, इस सेल को इस सेल से फंक्शनली जोड़ के रखना। जंक्शन का काम क्या है? दो सेल्स को जोड़ना, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। जैसे एक शहर और दूसरे शहर के बीच में अगर ब्रिज है तो वो उनको कनेक्ट करता है ना, तो वो भी क्या है? एक जंक्शन है। ठीक है। जंक्शन कितने टाइप के? यहाँ पे तीन टाइप के। पहला
टाइट जंक्शन, दूसरा अडहेरिंग जंक्शन और तीसरा गैप जंक्शन। देखो टाइट और गैप तो उल्टे हो गए एक दूसरे के, और अडहेर करना मतलब चिपकना, अडहेर करना मतलब चिपकना। तो तीन टाइप के जंक्शन है, टाइट, अडहेरिंग और गैप। पहले टाइट जंक्शन देखो, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट से अलग से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को लीक नहीं होने देगा, है ना। एक सेल से कोई चीज लीक ना हो जाए, टिश्यू से कोई चीज लीक ना हो जाए, उसको कौन सा जंक्शन बचा के रखेगा? टाइट जंक्शन। दूसरा जंक्शन है अडहेरिंग जंक्शन, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अडहेर करना होता है चिपकना, अडहेर करना मतलब चिपकना। तो ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, एक सेल को अपने नेबरिंग सेल से चिपका के रखेगा। तो अडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? चिपकाना, ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करेगा। थर्ड है गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन है तो ये तो थोड़ी बहुत छूट देगा कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके, एक्सचेंज कर सके मटेरियल। तो गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ पहला आयंस, दूसरा स्मॉल मॉलिक्यूल्स और तीसरा कई बार बिग मॉलिक्यूल्स का भी हो जाएगा, ठीक है। तो जंक्शन तीन टाइप के थे। पहला जंक्शन था टाइट जंक्शन, चीजों को लीक होने से बचाएगा टिश्यू से। दूसरा जंक्शन था अडहेरिंग जंक्शन, एक सेल को अपने नेबरिंग सेल से अडहेर करके रखेगा, सीमेंट करके रखेगा। तीसरा है गैप जंक्शन, ये क्या करेगा? जैसे एक ये सेल और एक ये सेल है, दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा आपस में ताकि वो उनके बीच में एक्सचेंज हो सके। पहला आयंस का, दूसरा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कई बार बिग मॉलिक्यूल्स का भी करा देता है। तो पूछता यूं है कि क्या ये सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कराएगा ट्रांसफर? नहीं, कई बार बिग मॉलिक्यूल्स का भी करा देता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। हमने टोटल 4 टाइप के टिश्यू देखे थे, उन 4 टाइप के टिश्यू में से सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है बॉडी में? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues या organs of the body। जो हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको लिंक करने का और सपोर्ट करने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का। लिंक को हम और क्या बोल सकते हैं? कनेक्ट करना, है ना। तो कनेक्ट करना या सपोर्ट करने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यूज का। टिश्यूज को भी और ऑर्गन्स को भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिश्यूज को कनेक्ट करेगा, साथ में ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना, वो बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हमें मिलेंगे, और उसके अलावा हमें स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू भी मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू और ब्लड। क्या क्या है? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू और ब्लड। मतलब ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू या तो होगा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू या होंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 4 हैं। पहला बोन, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा एडिपोज टिश्यू और फोर्थ ब्लड। फोर्थ क्या है? ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के इन सारे कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होगा? द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़ के ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हमने देखे हैं ना, ये सिक्रेट करते हैं कोलेजन या इलास्टिन। क्या सिक्रेट करेंगे? कोलेजन या इलास्टिन। और कोलेजन या इलास्टिन क्या होते हैं? ये फाइबर्स होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। तुम्हें याद हो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने तुम्हें अलग अलग टाइप के प्रोटीन बताए थे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, है ना, स्वीट प्रोटीन था, पॉइजनस प्रोटीन था, अलग अलग टाइप के प्रोटीन थे। वहां भी मैंने बताया था स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में एग्जांपल होता है कोलेजन और इलास्टिन। ये क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन नहीं रिलीज करता कोलेजन और इलास्टिन? ब्लड। ब्लड को छोड़ के बाकी के जो 3 है, बोन, कार्टिलेज और
एडिपोज टिश्यू, वो सिक्रीट करेंगे कोलेजन और इलास्टिन, जो कि फाइबर्स हैं किसके, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। अब जो ये फाइबर्स है ना, इनका काम क्या क्या है देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इन फाइबर्स का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जहां भी फाइबर्स होंगे, फाइबर्स हमें अलग से ही दिख रहा है, क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। फाइबर्स का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना। दूसरा काम है इलास्टिसिटी देना। दूसरा काम क्या है, अब इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो ये फाइबर्स है, कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स, अलग अलग फंक्शन है। कोलेजन फाइबर क्या देगा, स्ट्रेंथ। कोलेजन फाइबर क्या देगा, स्ट्रेंथ। जबकि इलास्टिन फाइबर क्या देगा, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। उसके बाद है दीज सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस। अब इन जो सेल्स की हमने बात की है, एडिपोज टिश्यू के सेल्स हो गए, बोन के सेल्स हो गए, कार्टिलेज के सेल्स हो गए, या फिर ब्लड सेल्स हो गए, ये सिक्रीट करेंगे क्या, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। क्या सिक्रीट करेंगे, सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स पॉलीसेकेराइड तो सिक्रीट करेंगे, पर वो पॉलीसेकेराइड होंगे मॉडिफाइड होंगे। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, ये सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इनके बीच में इकट्ठे हो जाएंगे मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और इन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट किया है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने। किसने सिक्रीट किया, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड फिर इकट्ठे हो गए बिटवीन सेल्स। अब एक तो सिक्रीट किया मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, दूसरा ये सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। दूसरा क्या सिक्रीट करेंगे, सॉरी फाइबर्स नहीं सिक्रीट करेंगे, फाइबर्स के बीच में और सेल्स के बीच में ये पॉलीसेकेराइड इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। और ये काम करेंगे मैट्रिक्स का। किसका काम करेंगे, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का एक और नाम है ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स का एक और नाम क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो समझने के लिए कि ये है फाइबर्स, ठीक है, और ये है दो टाइप के सेल, तो इनके बीच में ये जितना भी तुम्हें थोड़ा सा पिंकिश कलर का मटेरियल दिख रहा है ना, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। क्या है ये, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, हाँ, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का। किसका बना हुआ है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का। क्यों, क्योंकि सेल्स और फाइबर्स के बीच में आके एक्यूमुलेट हो गया मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, और उसको सिक्रीट किया इन सेल्स ने, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहले टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठंडा है पानी यहाँ पे, लेके आना थोड़ा सा, वैसे ही होगा। पहले कौन से हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का है, तीन टाइप का। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें